AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 3 business environment। और आज की क्लास के वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे जिनसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर और जो इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के वीडियो। इस चैप्टर के अंदर से आपसे यही पूछा जा सकता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का हमें मतलब समझाइए कि बिजनेस एनवायरनमेंट का आखिर क्या मीन है। तो देखिए इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स दैट सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस बट दे मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जो कि हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को, बिजनेस के एंटरप्राइजेस को अफेक्ट डाले, वही बिजनेस एनवायरनमेंट है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारी बिजनेस के आउटसाइड में एक्टिविटीज चल रही हैं उससे हमारी परफॉर्मेंस पे जो इफेक्ट आ रहा है वही तो बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे बता रखा है कि ऑल इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बट दे मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कपड़ों का व्यापार है स्टूडेंट्स, ये मैंने कई बार एग्जांपल दिया है। तो कपड़ों के व्यापार में हमें सीजन वाइज चलना पड़ेगा। अगर सर्दियों का सीजन चल रहा है, हम गर्मियों की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमारी सेल नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से बता रखा है कि जो हमारा आउटसाइड का एनवायरनमेंट है, जिस जगह पर हमारी फैक्ट्री है, जिस जगह पर हमारा बिजनेस है, हमें उस एरिया के मुताबिक, उस सीजन के मुताबिक अपना काम करना होता है, तभी हमारा जो बिजनेस है वो रन कर पाता है। तो यहाँ बता रखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ये है। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर आपका 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो इतना लिखोगे तो काम तो नहीं बनेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ आपको ये भी लिख देना है कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ये होते हैं। यानी जनरली जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इंटरनल एनवायरनमेंट, सेकंड है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? रेफर टू ऑल दोज फैक्टर विच आर प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि ऐसे सारे फैक्टर जिसके ऊपर बिजनेस का डायरेक्ट कंट्रोल है और जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर आते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन मेथड, पॉलिसीज वगैरह। तो बेसिकली जो भी चीज़ है, मैं जैसे फॉर एग्जांपल आज हम कोई और सी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, कल हम चेंज कर दिए हमने पॉलिसी तो इससे इफेक्ट आएगा हमारी परफॉर्मेंस पे। तो बता रखा है जिसके ऊपर हमारे बिजनेस का कंट्रोल है, जो बिजनेस के अंदर आ रही हैं सारी एक्टिविटीज़, वो ही तो इंटरनल एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से हमारा चेंज हो सकता है सारा आउटपुट भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम प्रोडक्शन मेथड कोई और सा यूज़ कर रहे हैं, कल कोई और सा यूज़ कर लिया, इसमें हमें फ़ायदा नहीं दिख रहा, तो उससे जो है हमारी हर एक चीज़ के अंदर चेंजेस आएंगे। तो इंटरनल एनवायरनमेंट यहाँ से आप समझ सकते हैं। इधर आ जाइए अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस। तो इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जो कि बिजनेस के जस्ट बाहर हो और बिजनेस का कोई भी इस पर कंट्रोल ना हो। यानी कि अगर ये एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, जबकि इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बदल सकते हैं, पॉलिसी बदल सकते हैं, मेथड बदल सकते हैं, हर एक चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। इस पर हमारा पूरा कंट्रोल है, किस पर? इंटरनल एनवायरनमेंट पे। जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये आउटसाइड ऑफ बिजनेस होता है और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इसमें आती क्या क्या चीज़ें देखिए, इसमें इसके अंदर भी दो कैटेगरीज आती हैं। पहला आता है माइक्रो एनवायरनमेंट, सेकंड आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। देखिए माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट ये होते हैं, वैसे फैक्टर होते हैं जो कि बिजनेस के बाहर तो होते हैं पर ज़्यादा दूर नहीं होते, बिजनेस के पास में होते हैं, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर्स, होलसेलर। तो इनसे अगर हमें कोई बातचीत करनी होगी तो हम डायरेक्टली जाके कर सकते हैं, इन पे हमारा थोड़ा बहुत जो है वो कंट्रोल रहा करता है। बट जो हमारा यहाँ पर आ जाते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट पे, ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जैसे कि लीगल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट हो गए जिस पे हमारा कहीं से कहीं तक कोई कंट्रोल ना हो, वो मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। और यदि हमारा कोई थोड़ा बहुत कंट्रोल हो कि बाहर वाले एनवायरनमेंट, जैसे सप्लायर ले लीजिए, कस्टमर ले लीजिए, होलसेलर ले लीजिए, रिटेलर ले लीजिए, तो इन सब चीज़ों से हमारा कंट्रोल हो सकता है विथ यूज़ ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट वो होता है जो कि बिजनेस के बाहर तो होते हैं बट थोड़े पास होते हैं, एंड मैक्रो एनवायरनमेंट वो होता है जो कि बिजनेस के काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये था हमारे स्टूडेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट की ओवरऑल डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स, उसके पार्ट सारे। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आप किसी टॉपिक के अंदर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी हम फिलहाल आगे बढ़। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यानी डीमोनेटाइजेशन की। देखिए डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है? आखिर हमारे जो इकोनॉमी के अंदर मनी
मनी चल रही है, लीगल टेंडर मनी, यानी कि जिसको लेने से कोई भी मना ना करे उसी को ही विड्रॉ कर लिया जाए सभी पीपल से, यानी कह दिया जाए कि ये अब मान्य नहीं मानी जाएंगी, इसके सिवा दूसरी करेंसी आई है वही मान्य मानी जाएगी, तो उस सिचुएशन को डीमोनेटाइजेशन बोला जाता है। भारत में कब हुआ था? ये हुआ था 8 नवंबर 2016 को, जिसके अंदर 500 और 1000 के नोट्स को बंद कर दिया गया था और इसी के जरिए 86% लीगल टेंडर मनी सर्कुलेशन के अंदर इनवैलिड मान्य कर दी गई थी। अब देखिए इसको दोबारा पढ़ते हैं। डीमोनेटाइजेशन रेफर टू विड्रॉ ऑफ द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर टू द करेंसी इन सर्कुलेशन। तो इसका मतलब बता रखा है कि डीमोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है, जो कि हमारी लीगल टेंडर मनी सर्कुलेशन के अंदर काम कर रही है उसको विड्रॉ कर लिया जाए, उसका स्टेटस छीन लिया जाए कि अब ये मान्य नहीं माना जाएगा, उसको डीमोनेटाइजेशन बोला जाता है। इसकी जो गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी वो 8 नवंबर 2016 में हुई थी और इसके अंदर क्या हुआ था, 500 और 1000 रुपए के नोट्स बंद कर दिए गए थे और इसी के जरिए दिस लेट 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड, और यहीं पर हमारा 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन आर इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। देखिए डीमोनेटाइजेशन करने के कई सारे कारण होते हैं। पहला तो ये कि ब्लैक मनी सामने आ सके, हमारे पास कितना टैक्स आना चाहिए और कितना आ रहा है ये देखने के लिए गवर्नमेंट करती है, तो ये टाइम टू टाइम करना पड़ता है। बट भारत में अभी तक एक ही बार हुआ है जो कि 8 नवंबर 2016 में हो चुका है। ठीक है, देखिए फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, फर्स्ट आता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है और साथ ही इसमें हमारा ये बेनिफिट बना रहता है कि जब भी अब पीपल्स के मन में ये हो जाती है बात कि भाई जब कभी भी अब हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हो सकती है, अब जो हमने घर में छुपा के रख रखे हैं पैसे अब वो इनवैलिड माने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी घर में 10 लाख रुपए रखे हैं पुराने नोट्स के, तो वो तो आज के ज़माने के अंदर बिल्कुल बेकार है ना, वो कूड़ा है, उनका काम ही नहीं आएगा। तो जनरली बता रखा है कि अब पब्लिक का ज़्यादा फेथ जो बढ़ेगा वो बैंक्स के ऊपर बढ़ेगा कि जितनी मनी हमारे पास है वो बैंक के अंदर जमा की जाए। अब जब बैंक के अंदर जमा की जाएगी तो वो डिपॉजिट आगे करेंगी, यानी कि मनी सर्कुलेशन, मनी क्रिएशन आपने पढ़ा होगा अगर आप इकोनॉमिक के स्टूडेंट होंगे तो उसमें जो है वो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा जब सारा पैसा जो है वो बैंकों के अंदर रहेगा। तो यही बता रखा है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर होगा हमारा, टैक्स एविजन कंट्रोल मेजर होगा, कितना टैक्स आना चाहिए था, कितना आ रहा है, कितने लोगों के पास ब्लैक मनी है, चैनलाइज सेविंग इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग बाग अब अपने पैसों को कहाँ रखेंगे, बैंक के अंदर रखेंगे, बैंक आगे लोन देंगे, कम इंटरेस्ट पे लोन देने लगेंगी, तो इससे जो है हमारा सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और साथ ही ये इसलिए भी किया जाता है लेस कैश क्रिएट इन इकोनॉमी। तो अल्टीमेटली घूम के वही सारे पॉइंट्स आ रहे हैं कि जब हम अपने पैसे को ही बैंक के अंदर रखेंगे तो हमारे पास कैश में काफ़ी ज़्यादा कमी होगी, किसी भी पीपल के पास इतना कैश नहीं होगा कि वो उसको ब्लैक मनी घोषित कर सकें। थोड़े बहुत तो पैसे देखिए होते हैं सभी के पास। तो यही बता रखा है कि डीमोनेटाइजेशन का मतलब यही है कि जो हमारा लीगल टेंडर मनी है उसका स्टेटस छीन लिया जाए, और ये भारत के अंदर 8 नवंबर को हुआ था और इसके अंदर 86% ऑफ मनी सर्कुलेशन को इनवैलिड मान दिया गया था। यही 2-3 पॉइंट है आपको लिख देने हैं एग्जाम के अंदर और इसके कुछ फीचर एक्सप्लेन कर देने हैं जो कि हमने अभी बताए। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब इस चैप्टर से हमारे पास लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये है देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ये कभी कभार एग्जाम के अंदर आ जाता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बताइए हमें और इनको एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आखिर लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और साथ ही हमने इनको क्यों चुना। तो देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 ये इसलिए अप्लाई किया गया था क्योंकि पहले जो था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे देश के अंदर बिल्कुल नहीं था तो थोड़ा कम था। और इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए भी कम था क्योंकि पहले किसी को बिजनेस अपना स्टार्टअप करने के लिए, अपने नया आइडिया के ऊपर कोई काम करने के लिए कई सारी रिस्ट्रिक्शन थी, कई सारे फॉर्म्स भरने पड़ते थे, कई सारी एप्लीकेशन भरनी पड़ती थी, कई जगह से ऑर्डर पास करवाने पड़ते थे। यानी इतना लेंथी मेथड था कि उस मेथड को देखकर ही लोग बैठ जाया करते थे कि भाई हमें बिजनेस ही नहीं करना। और साथ ही ये कि इसके ऊपर काफ़ी दबदबा भी था बड़े बिजनेसमैनों का। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास कोई नया इन्वेंशन आया, कोई नया आइडिया आया है, वो अपने एप्लीकेशन लेने गया कि भाई मुझे ये ऐसे बिजनेस खोलना है और जो एप्लीकेशन भरवा रहा है उसका कनेक्शन किसी ऊपर वाले बिजनेसमैन से, तो उसने उसको बता दी कि भाई ये ऐसे बिजनेस खोल रहा है, उन्होंने उसको रद्द कर दिया, इसका बिजनेस खोलने नहीं देना, जहाँ कुछ भी कीजिए। तो इसीलिए भी कई सारे जो आइडियाज़ थे वो दब जाया करते थे बड़े बिजनेसमैन के जरिए जो कि पहले से बने हुए थे। नए बिजनेस आगे बनकर नहीं आ रहे थे, चुनिंदा कंपनियां थी, काफ़ी कम कंपनियां थी, तो इसीलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही थी। अल्टीमेटली जो अर्थव्यवस्था डिपेंड होती है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे होती है, बिजनेस के ऊपर होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर ही होता है। तो यहाँ बता रखा है इकोनॉमिक सेंस रिफॉर्म है। सबसे पहले तो हमने करा लिबरलाइजेशन, हम लिबरल हो गए, भाई जो मर्जी चाहो बिजनेस करो, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन थी कुछ बिजनेस पे, जैसे कि एल्कोहल वगैरह हो गया, रेलवे का बिजनेस हो गया और भी कई सारे बिजनेस है जो कि गवर्नमेंट ने कहा भाई ये तो हमारे अंडर ही
रहेंगे। इसके सिवा आप जो कुछ करो जो कि लीगल हो, विदाउट लीगल करोगे काम तो भाई हम तो पकड़ लेंगे आपको और आपके सबको रेड मार देंगे। तो यहाँ बता रखा है कि यहाँ पे आप लिबरल हो, आप जो मर्जी चाहो बिजनेस करो जो कि लीगल हो, और आपको कोई भी एप्लीकेशन वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस तो कंडक्ट करना पड़ता है, तो वो लाइसेंस वगैरह ले लीजिए आप इजीली। सेकंड आ गया हमारे पास प्राइवेटाइजेशन, यानी कि पहले क्या चीज़ें थी, ज़्यादातर सरकारी चीज़ें थी, तो अब जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ तो यहाँ से हमारा प्राइवेटाइजेशन का भी उदय हो गया, चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्राइवेट होने लगी। कंपनीज ले लो या फिर कोई अदर सेक्टर ले लो, हॉस्पिटल्स ले लो, तो यहाँ से हमारी प्राइवेटाइजेशन का भी उदय हुआ। और साथ ही थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का। देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या मतलब होता है, वैश्वीकरण। तो यहाँ से अब हमने वैश्वीकरण का सहारा लिया। वैश्वीकरण का सहारा क्यों लिया, देखिए एक किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को ग्रो करवाने के लिए ग्लोबलाइजेशन एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर इंगेज हो दो से ज़्यादा कंपनियां, दो से ज़्यादा देश, तो उसके अंदर हमारे जो कल्चर का आदान प्रदान होता है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, और साथ ही ये ज़्यादातर विकसित जो देश हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी विकासशील देशों के अंदर आएंगी, तो बेसिकली क्या होगा, हमारी नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ेंगी, हम समझ सकेंगे हाँ भाई ये भी टेक्नोलॉजी होती है, हम उसको देखकर बना भी सकते हैं। और जनरली बता रखा है कि जब कोई भी बाहर का देश जो कि विकसित है ऑलरेडी, वो हमारे देश के अंदर आके फैक्ट्री लगाएगा या प्लांट लगाएगा, तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा, हमारे देश के पीपल्स को ही होगा। भाई पैसे तो हमारे देश के पीपल को ही मिलेंगे ना, काम तो हमारे देश के पीपल करेंगे, वो अपने देश से तो लाएंगे नहीं। तो यहाँ बता रखा है ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों के जरिए हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कहा गया, और साथ ही यहाँ से अब हमने उत्थान पकड़ा अपनी अर्थव्यवस्था को उठाने में। आई होप आपके यहाँ समझ में आया होगा सभी चीज़ें। लिबरलाइजेशन मतलब अब हम लिबरल हो गए, कोई भी चीज़ बिजनेस खोल सकते हैं जो कि लीगल हो। प्राइवेटाइजेशन का उदय हुआ, इसी के साथ अंदर हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर बने, और साथ ही आज भी हम मेंबर बने हुए हैं, और कई सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को WTO के अंतर्गत हम अपनी ट्रांजेक्शन को डन कर रहे हैं। तो ये थी हमारी कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब बात करते हैं कुछ जो पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हैं, बट जब आपने ये सारे पॉइंट्स कवर कर रखे होंगे तो अगर आप उनके इन पॉइंट्स को याद कर लेंगे, जैसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, तो उसके आगे की ओवरऑल थ्योरी आप खुद बना सकते हैं। तो आप उन्हें बैठ के घर पे याद कीजिएगा, कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। आज की क्लास की वीडियो में नहीं, आज की क्लास की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब हमने आपको कवर करवा दिया है। आई होप आपके समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो या किसी अदर चैप्टर के अंदर आपको लगता है कि भाई इसके ऊपर हमें वीडियो देखनी चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर के ऊपर अपलोड करूंगा। थैंक यू।